आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और सीखेंगे कैसे करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए, डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज जो अप्लाई करेंगे हम, वो हर एक ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए सेम प्रॉपर्टी होगा, चाहे डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर का हो या थर्ड ऑर्डर का हो या फोर्थ ऑर्डर का हो। डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है। किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्रॉपर्टी हम रो के साथ अप्लाई करेंगे वही प्रॉपर्टी कॉलम्स के साथ भी अप्लाई होता है। मतलब रो में जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे एज इट इज सिमिलरली इन द सेम वे इट कैन बी अप्लाइड विथ कॉलम्स, ठीक है। तो जब भी मैं किसी रो में प्रॉपर्टी लगाऊंगा या किसी कॉलम में प्रॉपर्टी लगाऊंगा, आप ये समझ लेंगे कि जो प्रॉपर्टी मैं रो के साथ यूज कर रहा हूं उसी प्रॉपर्टी को उसी तरीके से आप कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम सीखते हैं पहला प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का पहला प्रॉपर्टी कहता है क्या कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज को और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इसको कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट remains same when rows are interchanged into corresponding columns, ठीक है। अगर किसी डिटर्मिनेंट के सारे रो को हम कॉलम में चेंज कर दें या सारे कॉलम्स को रो में चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे सीख लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल देखिए, एक डिटर्मिनेंट हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यह एक डिटर्मिनेंट है। इसका अगर हम जितने भी रो हैं, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, एक नया डिटर्मिनेंट देते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट रो क्या है, एबीसी, तो यहाँ एबीसी इसका फर्स्ट कॉलम कर दे। सेकंड रो क्या है, डीईएफ, तो इसका सेकंड कॉलम। थर्ड रो क्या है, जीएचआई, तो जीएचआई इसका कर दे। तो यह दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा। इसका जितना भी रो था इसमें वो कॉलम का रोल प्ले कर रहा है। फर्स्ट रो इज चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज चेंज इनटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इज चेंज इनटू थर्ड कॉलम। मतलब हमने रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल दिया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, ठीक है। बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है क्या कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के हम रो को या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे, अगर कॉलम सेकंड को कॉलम थर्ड के साथ इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, या रो सेकंड को रो थर्ड के साथ इंटरचेंज करके लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहेगा, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज then the value of determinant is changed by -1 times। अगर हम एक रो को किसी दूसरे रो के साथ इंटरचेंज करके लिखते हैं तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है -1 टाइम्स से बदलेगा। कहने का मतलब दूसरे वर्ड में समझते हैं कि डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहेगा, बस साइन उल्टा हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल में हमारे पास एक डिटर्मिनेंट डेल्टा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट है। हमने क्या किया, हमने रो 1 को इंटरचेंज कर दिया, किससे, रो 2 से। हमने
फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज करके लिखा, मतलब ये इस तरह से हो गया DEF ABC GHI। फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ हमने इंटरचेंज कर दिया, तो इसका जो वैल्यू होगा और इसका जो वैल्यू होगा दोनों में क्या डिफरेंस होगा समझते हैं। मान लीजिए del1 है और इसके वैल्यू को मानते हैं del2, तो del2 जो है -1 इंटू del1 होगा। मतलब इसमें एक रो को आपस में इंटरचेंज किया, इंटरचेंजिंग किया किसका, फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस टाइम हो जाएगा। इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा उसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा इसका वैल्यू। मतलब इसका वैल्यू अगर +5 तो इसका वैल्यू -5, इसका वैल्यू -3 तो इसका वैल्यू +3, इसका वैल्यू +10 तो इसका वैल्यू -10, इसका वैल्यू -14 तो इसका वैल्यू +14। कब, जब एक बार चेंज किया गया। अगर एक और बार चेंज कर दें, अब मान लो इसमें R3 के जगह पे R2 को चेंज कर दें, R3 और R2 को चेंज कर दें, सपोज करो एक और काम किया हमने, क्या R2 को R3 के साथ चेंज किया, तो ये बनेगा मान लो del3 क्या बनेगा, ये DEF GHI ABC, ये हमारा हो गया del3। अब देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, हमने एक रो को आपस में इंटरचेंज किया, एक बार ऑपरेशन लगा है, फिर इसमें एक और बार ऑपरेशन लगा है, यहां से यहां एक ऑपरेशन हुआ है, तो यहां से यहां जाने में कितना ऑपरेशन हुआ है, पहले वाले से del1 से del3 पहुंचने में कितना बार ऑपरेशन का इस्तेमाल किया गया, समझिएगा। देखिए यहां से यहां आने में 1 ऑपरेशन, यहां से यहां जाने में भी एक ऑपरेशन, लेकिन यहां से यहां जाने में कितना ऑपरेशन हुआ है, 2 ऑपरेशन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां एक ऑपरेशन हुआ है, एक बार इंटरचेंज हुआ है तो वैल्यू माइनस में, यहां से यहां एक इंटरचेंज हुआ है तो इसका माइनस टाइम ये हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि del3 = -1 इंटू del2। बिल्कुल सही। इससे इसमें इन दोनों में कितना, एक बार इंटरचेंज हुआ है, एक बार एप्लीकेशन लगा है तो वैल्यू माइनस टाइम चेंज करेगा। लेकिन अब देखो इससे में कितने, मैंने फर्स्ट से थर्ड में जाने में कितना बार इंटरचेंज हुआ, 2 बार, एक इंटरचेंज और दूसरा इंटरचेंज, तो इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। हम कह सकते हैं del1 का वैल्यू del3 के बराबर होगा। दूसरी तरह से समझिए ना, इन दोनों में क्या अंतर है, माइनस का, इसको माइनस से गुना करेंगे तो ये आएगा। इन दोनों में क्या अंतर है, माइनस से, इसमें माइनस से गुना करेंगे तो ये आएगा और इसमें माइनस से गुना करेंगे तो ये आएगा, तो ये दोनों बराबर। तो यहां से एक निष्कर्ष निकलता है, फाइनल जो हमारा कंक्लूजन है कि अगर इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन इंटरचेंजिंग करते हैं, तो ऑड टाइम इंटरचेंज करेंगे, एक बार इंटरचेंज करेंगे, 3 बार इंटरचेंज करेंगे, 5 बार इंटरचेंज करेंगे, 7 बार इंटरचेंज करेंगे। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर इंटरचेंजिंग करते हैं तो जो वैल्यू है वो माइनस टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अगर इवन टाइम्स इंटरचेंजिंग करते हैं, जैसे 2 बार इंटरचेंज कर लो, 4 बार इंटरचेंज कर लो, 6 बार कर लो, इवन टाइम्स इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट is 0, then the value of determinant is 0। किसी डिटरमिनेंट का यदि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट यदि 0 है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। कैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है ABCDEF 0 0 0, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। किसी भी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम का सब एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा।
कैसे? अगर इसको थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 हम लोग देखते हैं। इफ एनी 2 rows or columns of a determinant are same, then the value of determinant is 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है क्या कि अगर किसी डिटरमिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम का सारा एलिमेंट सेम है, आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। ए बी सी डी ई एफ ए बी सी, देखिए फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, आइडेंटिकल है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant is multiplied by a non-zero constant, then the value of the determinant is multiplied by the same constant। अगर कोई डिटरमिनेंट है, उसका एक रो या एक कॉलम के हर एलिमेंट को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो डिटरमिनेंट का ओरिजिनल वैल्यू होगा वह भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे सपोज करो एक डिटरमिनेंट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक डिटरमिनेंट है हमारे पास। इसका वैल्यू अगर हम कहते हैं कि ये डिटरमिनेंट है, एक डेल्टा है, डेल्टा एक डिटरमिनेंट है। ठीक है, इस डिटरमिनेंट के हम एक कॉलम को सपोज करो इसमें हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड कॉलम के हर एलिमेंट को हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा k टाइम्स द ओरिजिनल डिटरमिनेंट a b c d e f g h i। मैंने बताया कि किसी डिटरमिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम, जैसे इसमें सब में k से मल्टीप्लाई है सेकंड कॉलम में, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ओरिजिनल डिटरमिनेंट के k टाइम्स। अगर ये फर्स्ट रो के साथ होता तो भी एज इट इज कॉमन ले सकते थे आप, ये सेकंड रो के साथ होता तो भी इसी तरह से होता। ठीक है, लिख लिया जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है प्रॉपर्टी नंबर 6 कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज द सम ऑफ 2 आइटम्स, then the value of the determinant is equal to the sum of 2 determinants, one containing the first item and the second containing the second item from the sum। इसका मतलब है कि एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं कि प्रॉपर्टी क्या कहता है। जैसे प्रॉपर्टी कहता है कि यदि हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट है, हमारे पास एक डिटरमिनेंट है जिसका कोई एक रो दो एलिमेंट का सम है, दो आइटम का सम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 डिटरमिनेंट के सम के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं 2 डिटरमिनेंट के सम के बराबर होगा। ये कौन कौन सा 2 डिटरमिनेंट होगा? तो पहला डिटरमिनेंट में इस सम का पहला आइटम होगा, मतलब a होगा, और दूसरे डिटरमिनेंट में यह दूसरा आइटम होगा x होगा। मतलब यह जो डिटरमिनेंट है यह 2 डिटरमिनेंट के सम के बराबर होगा। और वह 2 डिटरमिनेंट कौन सा डिटरमिनेंट होगा?
जो पहला डिटर्मिनेंट होगा इसमें पहला एलिमेंट लेंगे सम का, ये जो पहला एलिमेंट हर जगह है वो लेंगे, बाकी एज इट इज लेंगे। और जो दूसरा डिटर्मिनेंट है इसमें सम का दूसरा एलिमेंट लेंगे, दूसरा आइटम लेंगे, सेकेंड आइटम, और बाकी एज इट इज होगा। यही प्रॉपर्टी का कहता है। इस प्रॉपर्टी को इसी को वर्डिंग में लिखा गया है। इसका मेन जो हमारा रिजल्टेंट है यही है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसका कोई एक रो या कोई एक कॉलम दो दो एलिमेंट के सम से बना है तो वह इस तरह दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में स्प्लिट होगा। ठीक है, अगर इसमें तीन एलिमेंट होता है ए बी A1 B1 C1 A2 B2 C, अगर तीन तीन एलिमेंट का सम होता तो वह इस तरह से तीन अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक होता। इस चीज को ध्यान में रखना है। एक यहाँ पे बहुत जरूरी डिटेल्स देख लीजिए। अगर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है A1 A2 B1 B2 H1 H2 I1 I2, एक इसका एक एग्जांपल देख लीजिएगा इस तरह से कि अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसमें हर जगह दो दो एलिमेंट का सम दिख रहा है तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो मैक्सिमम लोग सोचते क्या है कि इसको ब्रेक करने के लिए हम इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर देंगे। मैक्सिमम लोगों का ये सोचना है कि सर ये दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक होगा। मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि सर ये तो दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 और I1, और ये हो जाएगा A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2। सबको लग रहा हो कि सर इसको ब्रेक करेंगे इस तरह से, नहीं, ये इस तरह से ब्रेक नहीं होगा। यह जो डिटर्मिनेंट है यह दो पार्ट में ब्रेक नहीं होगा। देखिए इसका सही तरीका क्या होगा वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग समझेंगे कि यह सिंगल एलिमेंट है, ये सब सिंगल एलिमेंट है और इसको दो एलिमेंट का सम समझते हैं और शुरू में पहले इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। मतलब ये जो स्टार्टिंग में पहले तोड़ेंगे इसका पहला पार्ट एक जगह A1 D1 G1 को एक प्लेस पर लेंगे, बाकी सब एज इट इज B1 प्लस B2 E1 प्लस E2, ये हो जाएगा H1 प्लस H2। सेकेंड पार्ट को अलग तोड़ेंगे, ठीक है। पहले इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको हमने इसको समझा कि दो पार्ट में है, इसको हम दो पार्ट समझ के चल रहे थे और बाकी सबको सिंगल, तो ये दो अलग अलग पार्ट में टूटा। अब इसको तोड़ने के लिए अलग तोड़ेंगे, इसको तोड़ने के लिए अलग तोड़ेंगे। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो फिर यह दो पार्ट में टूटेगा और इसको तोड़ेंगे तो फिर यह दो पार्ट में टूटेगा। यह दो पार्ट में किस तरह से टूटेगा, इसको तोड़ते हैं।
ये इस तरह से टूटा, इसको फिर फर्दर हमने दो पार्ट में तोड़ा। अब इसको हम समझ रहे थे कि यह 2 यूनिट लिया गया है, इसको फिर ब्रेक करके हमने दो अलग अलग पार्ट बनाया। उसी तरह से इस डिटरमिनेंट को ब्रेक करके हमने दो अलग अलग पार्ट्स बनाया। ठीक है, अब देखिए ये डिटरमिनेंट फिर दो पार्ट में टूटेगा, एक में C1F1I1 लेंगे, दूसरे में C2F2I2 लेंगे, तो यह दो पार्ट में टूटेगा। यह फिर दो और पार्ट में टूटेगा, एक में C1F1I1, एक में C2F2I2, तो ये वाला टोटल 4 पार्ट में। फिर उसी तरह से यह दो पार्ट में टूटेगा और यह दो पार्ट में टूटेगा 4 पार्ट में। तो इसका दो पार्ट, इसका दो पार्ट, इसका दो पार्ट, इसका दो पार्ट, टोटल 8 पार्ट्स होगा। मतलब इसको तोड़ने के लिए हमको 8 अलग अलग डिटरमिनेंट लेना होगा। इसको फिर से एक बार रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग इसको बेहतर समझ सकते हैं। आगे मैं नहीं कर रहा हूं, आगे आप कर लेंगे। इसको फिर दो पार्ट में तोड़ लीजिएगा एज इट इज। ये एज इट इज दो पार्ट में टूटेगा, यह भी दो पार्ट में टूटेगा, यह भी दो पार्ट में टूटेगा और यह भी दो पार्ट में टूटेगा। आगे आप लोग तोड़ लेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगर दिक्कत हो तो रिवाइंड करके फिर समझ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज इफ द एलिमेंट्स ऑफ any row or column are increased or diminished by equal multiples of the corresponding elements of any row or column of the determinant। किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, किन हालातों में, अगर उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम को हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं या घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं, डिमिनिश करते हैं। कैसे? इक्वी मल्टीपल्स, किसी दूसरे रो या कॉलम्स के एलिमेंट को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद। एग्जांपल पे समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। जैसे सपोज करो एक हमारे पास डिटरमिनेंट है ABCDEFGHI, एक हमारे पास डिटरमिनेंट है। अगर हम इसमें फर्स्ट रो की जगह फर्स्ट रो प्लस के इंटू सेकेंड रो को जोड़कर लिख दें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। A प्लस KD, B प्लस KE, C प्लस KF, बाकी एज इट इज लिख दीजिए DGEHFI। जो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वही इस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को हमने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज किया है? सेकेंड रो में k से मल्टीप्लाई करने के बाद, सेकेंड रो में k से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको फर्स्ट रो में जोड़कर फर्स्ट रो की प्लेस पर लिख दिया। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दोनों ही केस में सेम रहेगा। आप चाहे तो यहां एक और प्रॉपर्टी इसमें लगा सकते थे, R2 को R2 माइनस MR3 कर दीजिए, MR3 कर दीजिए, माइनस MG माइनस MH माइनस MI, तो भी कोई चेंज नहीं होगा। दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? सेम रहेगा। यही प्रॉपर्टी बताया गया है कि किसी एक रो को हमने फर्स्ट रो की जगह पर सेकेंड रो में k से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको ऐड किया फर्स्ट रो में और तब उसको फर्स्ट रो की जगह पर लिख दिया। फर्स्ट रो को इंक्रीज कर दिया, देखिए यहां दिया था ना, इंक्रीज्ड बाय, फर्स्ट रो को इंक्रीज कर दिया। सेकेंड रो को क्या किया है? डिक्रीज किया है, डिमिनिश्ड किया है। कैसे? थर्ड रो में m से मल्टीप्लाई किया है, फिर उसको सेकेंड से घटा के लिख दिया। दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। एक चीज यहां ध्यान देना है, यही नहीं, डिटरमिनेंट में जहां भी आप प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हर एक जगह पर यह ध्यान देना है कि कोई भी ऑपरेशन अगर लगा रहे हैं आप किसी भी डिटरमिनेंट में, किसी भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो, तो एट लीस्ट कम से कम उसके एक रो या एक कॉलम को आप एज इट इज छोड़ देंगे बिना कोई ऑपरेशन लगाए। अगर 10 रो 10 कॉलम है, 10th ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, उसमें 10 रो 10 कॉलम होगा, तो आप मैक्सिमम 9 रो में ऑपरेशन लगाएंगे या 9 कॉलम में ऑपरेशन लगा सकते हैं एक बार में।
एक रो को आप एज इट इज छोड़ दीजिएगा बिना किसी ऑपरेशन लगाए, अगले स्टेप में आप उसमें लगा दीजिए, लेकिन एक ही स्टेप में अब यहीं पर क्या करते हैं, अब हम थर्ड रो को भी बदल के कुछ लिखते हैं यहीं पे, तो नहीं, गलत हो जाता। 3 रो है तो अधिक से अधिक 2 रो में एप्लीकेशन कर सकते हैं, 3 रो है तो तीनों में एप्लीकेशन नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। मैक्सिमम 2 रो में हम लिखवा देंगे लास्ट में, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 7। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक साइड या दूसरे साइड या दोनों साइड प्रिंसिपल डायगोनल के किसी दोनों साइड या किसी एक साइड के सारे एलिमेंट अगर 0 होंगे तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक बार इसको एग्जांपल की मदद से समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एक डिटरमिनेंट है A0 0 BC 0 DEF। देखिए अब इस डिटरमिनेंट में हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है। अब इसके ऊपर सारा एलिमेंट क्या है, 0 है, इसके ऊपर का सारा एलिमेंट क्या है, 0, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा इस डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट ACF के बराबर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। ABC 0DE 00F। अब ध्यान से देखिएगा, इस डिटरमिनेंट में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 है, नीचे का सारा एलिमेंट 0 है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ADF के बराबर होगा। आप चाहे तो इसको एक्सपेंड करके देख लीजिए, यही आएगा। प्रॉपर्टी से क्या होता है, हमें आसानी से हम निकाल पाते हैं किसी चीज को, या A0 0 0B0 0 0 C। इस डिटरमिनेंट में क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा ऊपर भी सब 0 है और नीचे भी सब 0 है, बोथ साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ABC के बराबर होगा। यही है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कहता था कि प्रिंसिपल डायगोनल के पहले साइड, एक साइड, या प्रिंसिपल डायगोनल के दूसरे साइड, या प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों साइड के सारा एलिमेंट यदि 0 है तो उसका वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होगा। प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड का सारा एलिमेंट 0 तो वैल्यू प्रोडक्ट के बराबर, प्रिंसिपल एलिमेंट के दूसरे साइड का सारा एलिमेंट 0 तो वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर, प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों साइड का एलिमेंट 0 तो भी वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर। ये था आपका 8th प्रॉपर्टी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9 कहता है क्या, इफ डिटरमिनेंट डेल्टा बिकम्स 0 ऑन पुटिंग x बराबर अल्फा, देन x माइनस अल्फा मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट। यदि हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट दिया है और उसमें जो भी वेरिएबल यूज है, सपोज करते हैं उसमें वेरिएबल x है, तो x की जगह यदि हम अल्फा पुट करते हैं और डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 चला आए, तो इसका मतलब x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर है। इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर है। एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने, हेयर x बराबर 2 मेक्स द डिटरमिनेंट 0। यहां पर x की जगह अगर 2 पुट करते हैं तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 चला आएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं x माइनस 2 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। तो इस डिटरमिनेंट का एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, तब प्रॉपर्टी यूज करने में इनको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट जो है वो कहता है while पहला प्रॉपर्टी कहता है while applying the operations to a determinant at least one row or column must be unchanged।
किसी डिटरमिनेंट में यदि हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो एक रो या एक कॉलम को हमें अनचेंज रखना होगा, उसमें प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस अप्लाइड एट ए टाइम इन द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट -1। किसी भी डिटरमिनेंट में एक स्टेप में मैक्सिमम कितना ऑपरेशन लगेगा, तो जो भी उसका ऑर्डर होगा उससे एक कम। अगर थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो मैक्सिमम एक स्टेप में 2 ऑपरेशंस यूज करेंगे। अगर फोर्थ ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो एक स्टेप में मैक्सिमम कितना ऑपरेशन, 3 ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट नोट क्या कहता है, व्हेन अ रो और अ कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट देन द डिटरमिनेंट मस्ट बी डिवाइडेड बाय द सेम कांस्टेंट। ये मैंने आपको अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले कि यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज कर लीजिए k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस डिटरमिनेंट को k से डिवाइड भी करना होगा। एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है a b c d e f g h i, एक डिटरमिनेंट है हमारे पास, और हमने क्या किया, इसके सेकंड कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस समय इस डिटरमिनेंट को k से डिवाइड करना भी अत्यंत आवश्यक है। अगर हमने सेकंड कॉलम को k से मल्टीप्लाई किया है तो इस पूरे डिटरमिनेंट को k से डिवाइड करना भी कंपलसरी है। अब सपोज कर लीजिए हमने थर्ड कॉलम को भी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड कॉलम को भी अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो हमको अल्फा से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है जब हम डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तब। अभी देखने में लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, इतना प्रॉपर्टी दिमाग में कैसे रहेगा, हम लोग सर कैसे करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत आसान है, जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग उस समय प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो यह हमें काफी इजी लगेगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू इनको क्लियर करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मदद से सीखते हैं कि प्रॉपर्टी का यूज किस तरह से करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए एक तो मेथड आपको मालूम है कि आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। मैंने पहले लेक्चर में आपको सिखाया है डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का। चूंकि यह थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, इसको आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि नंबर बड़े बड़े हैं, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी पे हम इसको काम करते हैं, प्रॉपर्टी पे सोल्व करते हैं। हाउ टू सोल्व, देखिए सीखते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट में थोड़ा बदलाव करेंगे। किस तरह का बदलाव, देखिएगा, हम अगर सेकेंड रो की जगह पर सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो कर देते हैं, सेकेंड रो की जगह पे सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो करते हैं। फर्स्ट रो तो एज इट इज लिख देना है, फर्स्ट रो से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेकेंड रो में फर्स्ट रो घटा के लिखे, 14 माइनस 13, ये हो जाएगा 1, ये भी आपका 1, ये भी आपका 1। दूसरा क्या करते हैं, सेकेंड रो थर्ड रो की जगह पर थर्ड रो माइनस सेकेंड रो कर दीजिए। 15 माइनस 14 1, 18 माइनस 17 1, 21 माइनस 1, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, आंसर हो गया। अब 0 मैंने कैसे किया, मैंने बताया था कि किसी भी डिटरमिनेंट का यदि 2 रो आइडेंटिकल हो जाए, 2 रो आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। उसी तरह से हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको एक्सपेंशन करते हैं तो मुश्किल होता, टाइम लगता, हमने प्रॉपर्टी यूज किया, तुरंत हो गया, ठीक है। सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सोल्व करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंशन प्रूव। डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी को यूज करना है और बिना एक्सपेंशन हमको प्रूव करना है कि एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा। देखिए एलएचएस लेकर चलेंगे और हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे कि किस तरह का प्रॉपर्टी लगाया जाए। हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। पहली चीज, यह प्रयास होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में अधिक से अधिक जीरो ला दो, अधिक से अधिक 1 ला दीजिए, कुछ कॉमन ले लीजिए बाहर, ये सब दिमाग में चलना चाहिए। धीरे धीरे आपके भी दिमाग में वो चलने लगेगा। हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं। अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट कॉलम की जगह पर, सॉरी फर्स्ट रो की जगह पे फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो प्लस थर्ड रो को जोड़कर लिखा जाए। पहला स्टेप में हमने ये सोचा। इससे मिलेगा क्या हमको, देखिए हमारे पास यहां मिलेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, एज इट इज। बाकी हमने सेकेंड रो को और थर्ड रो को एज इट इज लिख दिया। फर्स्ट रो में हमने फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो को जोड़कर लिखा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट रो से 2 कॉमन निकाल लो। फर्स्ट रो से 2 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। बाकी सब हमने एज इट इज रखा। अब क्या किया जाए, ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो की जगह पे, फर्स्ट रो में हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी है। अगर उसको सेकेंड रो में घटा दे, सेकेंड रो की जगह पे सेकेंड माइनस फर्स्ट रो करते हैं। हमने क्या किया, सेकेंड रो की जगह पे सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो कर दिया। देखते हैं क्या होता है। ये 2 है, एज इट इज रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए ए प्लस बी प्लस सी। यहां से ये घटेगा तो क्या यहां पर बचेगा, यहां बचेगा माइनस बी, ये पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां क्या बचेगा, माइनस क्यू, यहां क्या बचेगा, माइनस वाई। फिर हमने क्या किया, थर्ड रो की जगह पे थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो कर देते हैं। तो a प्लस बी और इसमें माइनस करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, तो क्या बचेगा, माइनस सी, क्या बचेगा, माइनस आर, और यहां क्या बचेगा, माइनस ऑफ जेड। ध्यान से देखिएगा हमने क्या किया, हमने किया है R2 के जगह पे R2 माइनस R1, तो ये चला आया। R3 के जगह पे R3 माइनस R1, तो ये चला आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, R1 के जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने क्या किया, हमने किया R1 के जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों जोड़कर लिखते हैं। क्या होगा देखते हैं। पहले बाहर 2 है, एज इट इज छोड़ दो, बाहर वाले 2 को एज इट इज छोड़ दीजिए। अब यहां सबको जोड़कर लिखा तो ऊपर क्या बचेगा, a माइनस बी माइनस सी खत्म हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, p, और यहां क्या बचेगा, x, y और z खत्म हो जाएगा। बाकी क्या है, माइनस बी माइनस सी माइनस क्यू माइनस आर माइनस वाई माइनस जेड। ध्यान से रखिए, ठीक है। अब क्या किया जाए, सेकेंड रो से माइनस कॉमन ले लेते हैं, थर्ड रो से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये 2 -1 और -1 दोनों से -1 कॉमन लिया, तो बचेगा ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। -1 प्लस 1 इंटू 2, तो हो जाएगा 2 इंटू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड बराबर RHS। प्रूव हो गया हमारा, है ना, बहुत इजी। अगर आपको नहीं समझ में आया है, इसको पॉज कर लीजिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, देखकर फिर से समझिए, ठीक है। लिख लीजिए। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट
LHS बराबर RHS, आपको इसे प्रूव करना है। अब देखिए ध्यान से, LHS लेकर चलते हैं हम लोग। क्या किया जाए, पहला काम करते हैं, R1 में से फर्स्ट रो से A कॉमन ले लीजिए, सेकेंड रो से हम B कॉमन लेते हैं, थर्ड रो से C कॉमन लेते हैं। टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम R1, R2, R3 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट रो से हमने A कॉमन लिया, सेकेंड रो से हमने B कॉमन लिया, थर्ड रो से हमने C कॉमन लिया, तो बाहर में A B C चला आएगा, क्योंकि A कॉमन लेंगे तो बाहर आया, B कॉमन लेंगे तो बाहर आया, C कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A बाई A कॉमन लिया गया, यहाँ B और यहाँ C, इसमें से B कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A B स्क्वायर प्लस 1 बाई B, और ये हो जाएगा C, यहाँ से C कॉमन लेंगे तो A B C स्क्वायर प्लस 1 बाई C, ये हमारे पास रहा। अब क्या किया जाए, अब फर्स्ट कॉलम में A से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड कॉलम में B से और थर्ड कॉलम में C से। आप सोचिएगा कि सर ऐसा क्यों करेंगे, तो अगर A से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये जो फ्रैक्शन है खत्म हो जाएगा, यहाँ फ्रैक्शन खत्म। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम 1 को A इंटू कॉलम 1 कर देते हैं, कॉलम 2 को B इंटू कॉलम 2, और कॉलम 3 को C इंटू कॉलम 3 करते हैं। बाहर ABC जो था वो है, इसमें A से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 1, A कट गया, ये वाला A कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा A स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा A स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब हमने क्या किया, A से मल्टीप्लाई किया है, तो हमने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा उससे डिवाइड भी करना है। नोट में बताया था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को यदि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सेम कांस्टेंट से आपको डिवाइड भी करना है, पूरे डिटरमिनेंट को हमने डिवाइड कर दिया। सेकंड कॉलम को B से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर, तो B से हमने डिवाइड भी किया। थर्ड वाले को C से मल्टीप्लाई किया तो C स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1, तो C से हमने डिवाइड भी किया, ABC से ABC हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, अगर हम फर्स्ट रो की जगह पर R1 की जगह पर R1 प्लस R2, नहीं R1 की जगह पर नहीं, हम कॉलम 1 की जगह पर, स्टेप यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हम क्या करते हैं इसको, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कॉलम की जगह पे फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम को जोड़ के लिखते हैं तो क्या होगा, जरा समझिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको मालूम चले। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज। ये आपका हो जाएगा B स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा B स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा C स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या किया, कॉलम 1 की जगह पे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 तीनों को जोड़कर लिख लिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इसके बाद का तो स्टेप आप लोग को पता चल रहा होगा क्या मैं करने वाला हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, मैं कॉमन लूंगा। फर्स्ट कॉलम से मैं इसको कॉमन उठाता हूं, तो ये आपका कॉमन चलाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन चलाया, यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, ये आपका हो गया 1 1 1, ये B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर, C स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास चला गया। अब आगे क्या करते हैं,
अब हम लोग कोशिश करेंगे अधिक से अधिक जीरो लाने के लिए। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए अधिक से अधिक जीरो लाते हैं। आप चाहें तो एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। अब तो ये आसान हो गया। देखिए हम क्या करते हैं, पहले जो बाहर कॉमन है उसको एज इट इज लिखो। अगर हमने किया, प्रॉपर्टी में ब्लैक पेन से लिखता हूं ताकि आपको दिखे, R2 के जगह पे R2 माइनस R1 कर दो, ये क्या हो जाएगा, पहला रो तो ऐसे ही लिख दो 1b स्क्वायर c स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा c माइनस c 0। फिर क्या करते हैं, R3 की जगह पे R3 माइनस R1 कर देते हैं। तो R3 माइनस R1 करने पे क्या होगा 1 माइनस 1 0, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 और माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि कोई भी डिटर्मिनेंट जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट अगर 0 होगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होगा। उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 है। प्रॉपर्टी मैंने बताया था क्या, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 हो जाए या प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट 0 हो जाए या प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे दोनों साइड का एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा फाइनली ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यही लाना था हमको, हमने प्रूव कर दिया RHS। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग इसको पॉज कर लेंगे या फिर रिवाइंड कर लीजिए, उस तरह से देखकर आप लोग इसको सीख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमोजेनस नॉन होमोजेनस इक्वेशन का सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट के मेथड से किस तरह से करते हैं वो सीखेंगे, क्रैमर्स रूल जिसको बोलते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड आप अपने कॉरस्पॉन्डिंग बुक्स से बनाएंगे। देन टिल देन बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे एट होम।